गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनीष मिश्रा आपका विद्या परिवार में स्वागत करता हूं और हम आज आपको ह्यूमन फिजियो का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और उसमें हमारा मुख्य विषय है मानव रुधिर। आज हम मानव रुधिर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने देखा होगा मानव रुधिर, बहुत देखा होगा, लेकिन इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा कि वह एक्चुअली क्या क्या इसमें पाया जाता है। वो आज हम यहाँ पे पढ़ने चल रहे हैं कि इसकी संरचना, इसका कंपोजिशन कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, ये काम क्या करता है। ये सारी बातें आज हम रुधिर के बारे में यहाँ पे आपको समझाने चल रहे हैं। तो साथ में लग करके कोशिश करते हैं और बढ़िया सेशन चलने वाला है आज हमारा। आज आप बिल्कुल रुधिर लाल हो जाएंगे। अभी होली गई है, लाल तो रुधिर भी होता है, ठीक है। तो आते हैं अपना रुधिर पे, पढ़ते हैं कि क्या होता है रुधिर, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रुधिर का तो पहले मेन उद्देश्य ये होता है कि रुधिर में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट करता रहता है, आपके शरीर की हर कोशिकाओं तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, वहाँ से मेटाबॉलिक वेस्ट ले आना, ऑक्सीजन पहुंचाना, ये सारे कार्य जो करता है वो हमारा रुधिर करता है। और कोई सोर्स नहीं है हमारी प्रत्येक सेल तक न्यूट्रिएंट्स जाने का, तो ये आपका कहाँ मिक्स होकर के जाएगा? रुधिर के माध्यम से जाएगा, ब्लड के माध्यम से जाएगा। तो आप बोलते हो कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। तो पहली ही लाइन लिखी है कि रुधिर आपका एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। तो तरल संयोजी ऊतक, ये जो बात है आपका टिश्यू जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे टाइप के टिश्यू पढ़ते हैं, तो उसी में से एक प्रकार होता है संयोजी ऊतक, ठीक है। आपके ब्लड की जो उत्पत्ति है वो मेजोडर्मल होती है और ऊतक जो होता है वो संयोजी ऊतक होता है। तो मानव के शरीर में रुधिर की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है और ये संपूर्ण शरीर का 6 से 10% भाग बनाता है। तो अगर यहाँ पे हम नर या मादा की बात करें तो ये डाटा वेरी करता है। फीमेल में रुधिर की मात्रा कम होती है और मेल में रुधिर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर हम किसी एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो ये बॉडी वेट का, शरीर के भार का 7% कहाँ होता है? फीमेल में होता है और 8% के लगभग ये आपका कहाँ पे होता है? ये मेल में होता है। रुधिर शरीर के भार के अनुसार इसका 7% फीमेल में होता है और 8% भाग मेल की बॉडी में ये बनाता है, ठीक है। आपके रुधिर का जो पीएच होता है वो 7.2 से लेकर के 7.4 होता है। ये डिपेंड करता है कि ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है। इससे ये आपका डाटा जो है वो चेंज हो रहा है, 7.2 से 7.4 हो रहा है। तो आप जानते हैं कि 7 से ऊपर अगर इसका पीएच है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि इसकी प्रवृत्ति कैसी हो गई? क्षारीय प्रकृति हो गई, ठीक है ना। तो उसके बाद में अब हम देखते हैं कि रुधिर का कंपोनेंट क्या क्या होता है, रुधिर में क्या क्या पाया जाता है, वो हम देखते हैं आपका, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है, ये हमारे पास एक स्लाइड है जिसमें रुधिर के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। जो पूरा रुधिर में हम बात करेंगे वो इस एक स्लाइड में ज़्यादा से ज़्यादा सारी बातें बता दी गई हैं, ठीक है। तो आप जब जाते हो डॉक्टर के यहाँ ब्लड का सैंपल देते हो तो एक टेस्ट ट्यूब में वो आपका सैंपल ले लेता है ब्लड का, ठीक है। तो उसमें आप देखते हो ये आपका दिया गया है कि ये एक व्यक्ति है, एक ह्यूमन है और उसमें जो आपके बॉडी फ्लूइड्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सबका जो अमाउंट है वो है आपका, यहाँ देख रहे हैं आप 92%। ब्लड कितना? 8%। तो ये ब्लड जो है 8% ब्लड जो है आपकी बॉडी का, आपने पहले ही कहा कि ब्लड का जो अमाउंट है हमारी बॉडी में वो पूरा टोटल बॉडी वेट का कितना होता है? 8% होता है। तो अब इस ब्लड में आप चेक करने जा रहे हो, पूरी बॉडी का ब्लड तो निकाल के चेक नहीं करने जा रहे हो कि कितना क्या अमाउंट होता है। तो आप एक स्टैंडर्ड डाटा लेते हो कि इतने अमाउंट ब्लड में ये चीज़ें हमारी पाई जाएंगी। तो जो हमने ब्लड लिया आपका टेस्ट ट्यूब में, तो उसमें हमें देखने को मिल जाता है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। आपने ब्लड लिया
और ब्लड टेस्ट ट्यूब में रखा है यहाँ पे, तो उसमें आपने देखा कि इसमें प्लाज्मा पाया जा रहा है और फॉर्म्ड एलिमेंट पाया जा रहा है। ठीक है, तो प्लाज्मा आपने कहा कितना होता है, 55% होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट इसमें क्या पाया जाता है, 45% पाया जाता है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट पाया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद में फिर जब आप देखते हो कि प्लाज्मा, अब अभी आप फॉर्म्ड एलिमेंट नीचे रखो, अभी आप देखो कि प्लाज्मा में और क्या पाया जाएगा। अभी तक हमारा ब्लड था और ब्लड में हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया, तो टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद हम देख रहे हैं कि ब्लड में दो चीजें पाई जा रही हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा 55% था और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% था। तो प्लाज्मा जो है हमारा, फिर हम प्लाज्मा का देखेंगे कि प्लाज्मा में क्या क्या पाया जा रहा है। तो जब हम प्लाज्मा में देखते हैं तो हमारा 91% के लगभग, एनसीईआरटी 92% देती है, तो आपका 91 या 92 के परसेंट जो है वाटर पाया जाता है। इतना अमाउंट प्लाज्मा का अमाउंट, टोटल ब्लड का नहीं जाना। अभी हमारे प्लाज्मा में वाटर कितना पाया जा रहा है, 91% पाया जा रहा है। और इसमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन्स पाई जाती है। कितना, 7 से 8% क्या पाया जाता है, आपका प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो वाटर हो गया। अभी प्लाज्मा के कंपोजिशन में हमें क्या मिला, दो चीजें मिली, प्रोटीन देख रहे हैं आप, और आप क्या देख रहे हो, वाटर देख रहे हो। ठीक है, तो वाटर आपने कहा कि ये कितना पाया जा रहा है हमारा, 91 से 92% पाया जा रहा है। प्रोटीन्स पाई जा रही है लगभग 7%। ठीक है ना, तो अब प्रोटीन्स में क्या पाई जाती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रिनोजन पाए जाते हैं और प्रोथ्रोम्बिन पाए जाते हैं। देखो एल्ब्यूमिन का क्या काम है, एल्ब्यूमिन का काम है ये शरीर में ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखती है। ये किसको बना के रखती है, ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रखती है। ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाने का काम करता है, परासरणीय संतुलन को बनाए रखने का काम करता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। बात क्लियर हुई। ग्लोबुलिन जो है हमारा, ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। डिफेंस में ये शरीर को किसी भी बीमारी से लड़ने में मदद करती है हमारी कौन, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स। ठीक है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो है हमारा यहाँ पे, ये रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। ये किस में मदद करता है, ये आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। आप देख रहे हैं प्रोटीन, और इसका जो कंसंट्रेशन है, इसका जो अमाउंट है, सबसे ज्यादा एल्ब्यूमिन, फिर ग्लोबुलिन, फिर फाइब्रिनोजेन और फिर प्रोथ्रोम्बिन। तो अगर आपसे डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है तो बिल्कुल सेम, AGFP आपका सबसे ज्यादा एल्ब्यूमिन, फिर ग्लोबुलिन, फिर फाइब्रिनोजेन और फिर प्रोथ्रोम्बिन। ये आपकी प्रोटीन का कंसंट्रेशन है, अमाउंट है। आपके फंक्शन भी लिखे गए यहाँ पे कि एल्ब्यूमिन कितना पाया जाए, और एल्ब्यूमिन का काम ऑस्मोटिक बैलेंस, परासरणीय नियंत्रण का कार्य करता है, परासरणीय संतुलन को बनाए रखता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन आपका डिफेंस में हेल्प करती है, तो ये आपका ग्लोबुलिन डिफेंस सिस्टम में रक्षा करने में मदद करता है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, रक्त का थक्का जमने में। जब आपको कट लग जाता है, आपका ब्लड बहने लगता है, तो कुछ देर बाद में आपका ब्लड जम जाता है, तो वहां पे हेल्प करता है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। तो जब हम रक्त का थक्का जमना अलग से मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो वहां पे इसके एक एक प्रोटीन, ये यही दो ही नहीं, और भी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो हेल्प करते हैं आपका रक्त का थक्का जमने में। ठीक है, तो वहां पे डिस्कस किया जाएगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस बनाएगा, परासरणीय संतुलन बना के रखेगा। ग्लोबुलिन आपका डिफेंस में हेल्प करेगा, आपका फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हो गए प्रोटीन्स के काम। उसके बाद में 1% या 2% के लगभग अदर चीजें भी पाई जाती हैं हमारे ब्लड में, जैसे कि आयंस। आयंस में आप कहते हो सोडियम आयन पाया जाएगा, क्लोराइड आयन पाया जाएगा। ठीक है, आपका बाइकार्बोनेट आयन पाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे आयंस, कैल्शियम आयन पाए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम आयन पाए जाएंगे। ठीक है, आपका मैग्नीशियम पाया जाएगा। ये सारी चीजें हमारी इस ब्लड में, ये आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
ठीक है, ये आयंस प्रेजेंट होते हैं और कोफैक्टर की तरह काम करते हैं हमारे ब्लड में, ये आयंस प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में आपने प्रोटीन लिख दी है, ठीक है, प्रोटीन को अलग से आपने रखा है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स में जैसे आपका ब्लड में क्या पाया जाएगा, आपका ग्लूकोज पाया जाएगा। आप कहते हो ना कि हमारा ग्लूकोज कितना होता है हमारे ब्लड में, ठीक है, लगभग आप कितना बोलते हो, 140 होता है, ठीक है, आपका 140 होता है, ठीक है, मिली mg। आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना होता है, इससे ज्यादा होगा तो आप कहते हो कि आपको क्या हो गई है, डायबिटीज मेलाइटस हो गई है, ठीक है। बेस्ट प्रोडक्ट, आपका बेस्ट प्रोडक्ट में आप कहते हो कि इसमें क्या पाया जाएगा, यूरिया, जो आपके मेटाबॉलिक बेस्ड हैं वो पाए जाएंगे, जैसे कि यूरिया हो गया, क्रिएटिनाइन वगैरह हो गया, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, वेस्ट प्रोडक्ट इसी ब्लड के प्लाज्मा में मिलेंगी। आपके कुछ गैसेस, भाई गैसेस आपकी सेक्रेट हो रही हैं, ठीक है, गैसेस आपका जो डिफ्यूज हो रही हैं गैसेस निकल करके, वो भी आपका कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। जो आपकी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ रेस्पिरेशन के दौरान, वो कहाँ से चल के आएगा, आपका इसी प्लाज्मा में घुला हुआ रहेगा। बात समझ रहे हैं ना, लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरीके से ब्लड प्लाज्मा में घुल करके आती है, ट्रांसपोर्ट होती है, वापस फिर आपका लंग्स के द्वारा बाहर कर दी जाती है, ठीक है ना। कुछ रेगुलेटरी सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं जो नियंत्रण का कार्य करते हैं। तो ये बातें थी आपकी किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। बात समझ आई कि आपका पहले तो आपने ब्लड लिया, 8% था, ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में सैंपल के तौर पर आपने लिया और उसका आप एनालिसिस कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो आपने कहा प्लाज्मा 55% पाया जाएगा और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% पाया जाएगा। तो प्लाज्मा में आपने कहा कि जो हमारी प्लाज्मा में प्रोटीन्स पाई जाती है वो लगभग 7% के लगभग होती है और वाटर आपका 92% के लगभग होता है। तो प्रोटीन्स जो है आपकी, इनमें आपने कहा एल्ब्यूमिन पाई जाती है, ग्लोबुलिन पाई जाती है, फाइब्रिनोजेन पाया जाता है और प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। अब एल्ब्यूमिन का काम है ऑस्मोटिक बैलेंस बनाना, परासरण संतुलन बनाए रखती है, ग्लोबुलिन आपका डिफेंस में मदद करता है, फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, आयंस आपके जैसे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, ये सब चीजें आपकी ब्लड में प्रेजेंट रहती हैं। न्यूट्रिएंट्स में आपका ग्लूकोज हो गया, एक बात यहाँ लिखना भूल गया मैं, ये आपका फैट वगैरह भी आपकी ब्लड में पाई जाती है, ठीक है ना। और आपका गैसेस, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया हो गया, ये आपकी वेस्ट प्रोडक्ट जो मेटाबॉलिक बेस्ड है, सेल द्वारा बेस्ड किया गया है, वो भी आपका ब्लड में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा का ही पार्ट होता है। गैसेस, जो आपकी गैसेस डिफ्यूज हो रही है रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, वो भी किसका पार्ट होता है, आपका प्लाज्मा का पार्ट होता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये बात हो गई किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। उसके बाद में फॉर्म्ड एलिमेंट। अब फॉर्म्ड एलिमेंट में आप हमेशा बोलते रहते हो प्लेटलेट होती है, ल्यूकोसाइट्स होती है और एरिथ्रोसाइट्स होती है। देखो बच्चों, ये जो सेल्स, अब ये क्या हो गई हमारी, ये सेल्स होती हैं, ठीक है ना। और ये सेल्स जो है एक स्टेम सेल से ही बनती है, बात समझना मेरी। एक स्टेम सेल होती है आपका, इसका जो सिंथेसिस होता है ये कहाँ पे होगा, इन सेल्स का बोन मैरो में होता है। अब वहां से स्टेम सेल जो है इन अलग अलग सेल्स को बनाती है, उस स्टेम सेल से डिफरेंशिएशन होता है, तो ये सारी तीनों आपकी टाइप की सेल्स बनती है। तो आप बोलते हो प्लेटलेट होता है, इसका जो नंबर है लेस देन 1%, टोटल फॉर्म्ड एलिमेंट का लेस देन 1% पाया जाता है। ल्यूकोसाइट का भी नंबर लेस देन 1% होता है। एरिथ्रोसाइट आपका सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो आपका क्या बनाती है, आरबीसीज बनाती है एरिथ्रोसाइट आगे चल के। और ल्यूकोसाइट 5 टाइप की अलग अलग सेल्स बनाती है, जिसमें कि आपका न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल और बेसोफिल आ जाते हैं, ठीक है ना। देखो प्लेटलेट का कार्य होता है, प्लेटलेट का कार्य होता है रक्त का थक्का जमना, ठीक है, रक्त का थक्का जमने में ये हमारी प्लेटलेट हेल्प करती है। ल्यूकोसाइट आपका सबका अपना अपना फंक्शन है, यहाँ पे ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोफिल्स जो मोनोसाइट जो है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये मैक्रोफेजेस नेचर की होती है। बात समझना मेरी, मैक्रोफेजेस नेचर की होती है। मैक्रोफेजेस नेचर का होता है कि बॉडी अगर किसी को समझ गई कि ये बाहर का पार्टिकल है, ये हमारी सेल का भाग नहीं है, कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई बाहरी है आया हुआ है, तो उसको ये पकड़ करके खा लेती है, उसको खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। तो ये मैक्रोफेजेस नेचर की होती है हमारी मोनोसाइट और
न्यूट्रोफिल्स, हमारी बॉडी में भी जो बेस्ट चीजें हो जाती हैं, जो सेल डैमेज हो जाती है तो उसको भी पकड़ के खाने का कार्य करती है मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, आपका लिम्फोसाइट जो है, ठीक है, आपका जो लिम्फोसाइट है ये आपका इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, ये आपका इम्यून प्रतिरक्षा तंत्र में हेल्प करता है, फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में आपका मदद करता है लिम्फोसाइट। ये इयोसिनोफिल और बेसोफिल जो है, इयोसिनोफिल आपका जब कोई एलर्जी हो जाती है, आपका जब एलर्जी हो जाती है तब ये इयोसिनोफिल वहां पे हेल्प करती हैं। बेसोफिल जो है आपका, ये स्राव करती हैं, किसका? हिस्टामाइन का। ये आपका स्राव करेंगी हिस्टामाइन का, ये आपका स्राव करेंगी सेरोटोनिन का, ये आपका स्राव करेंगी हिपैरिन का। ठीक है, ये आपका स्राव करेगी हिपैरिन का, ये स्राव करेंगी। और ये जो केमिकल हैं ये आपका इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। ठीक है, सिग्नल की तरह कार्य करते हैं, बॉडी को सिग्नल देते हैं कि कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कर रहा है। बात समझ आई? इन सब का कार्य। मोनोसाइट ये आपका किस नेचर की हो गई? माइक्रोफेज नेचर की हो गई, ये आपका माइक्रोफेज नेचर की हो गई। ये भी आपका किस नेचर का हो गया? माइक्रोफेजेस हो गई। ये भी आपका क्या हो गया? माइक्रोफेज हो गया। ठीक है, ये आपका लिम्फोसाइट जो है ये आपका इम्यून सिस्टम, ठीक है, ये आपका इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, आपके इम्यूनिटी को मजबूत करता है। ठीक है, तो ये बातें थी किसके बारे में? आपका ल्यूकोसाइट के बारे में। बात समझ आई? और ये इरिथ्रोसाइट जो है हमारा, ये फर्दर क्या बनाएगा आपका? ये आपका बनाएगा आरबीसीज। ठीक है, ये आपका क्या बनाएगा? ये आपका बनाएगा आरबीसीज बनाएगा। ठीक है, ये आपका आरबीसीज बनाएगा, रेड ब्लड कार्पसेल्स बनाएगा। इस ल्यूकोसाइट को हम व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स भी कहते हैं और इस प्लेटलेट को हम आपका थ्रोम्बिन भी कहते हैं। ठीक है ना? हाँ, ठीक है, तो ये आपका हो गया आरबीसीज। अब ये थोड़ा सा हम आरबीसी के बारे में आते हैं स्पेशली। तो ये बातें आपको समझ आ गई होगी कि ये हमारा ब्लड क्या है, प्लाज्मा क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है। ठीक है, ये टोटल आपका ब्लड हो गया। जो यहाँ पे नीचे बैठ जाता है वो क्या होता है? आपका फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। ठीक है ना? और अगर हम अपने ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं तो देखते हैं, ये बात समझ आ गई होगी आपको कि आपका जो ब्लड है ये सारे फंक्शन भी लिख दिए गए हैं। कंसंट्रेशन के बेस पर आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा क्या है? न्यूट्रोफिल्स है, फिर आपका लिम्फोसाइट है, फिर मोनोसाइट है, फिर इयोसिनोफिल्स है और फिर बेसोफिल्स सबसे कम अमाउंट में होती है। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका ये हो गया आपका कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होगा, फिर लिम्फोसाइट होगा, फिर मोनोसाइट, फिर इयोसिनोफिल और फिर बेसोफिल्स। ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर इसकी बात करें तो एरिथ्रोसाइट सबसे ज़्यादा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट में। ठीक है, फिर आपका ल्यूकोसाइट्स, फिर आपका प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, तो ये आपका टोटल ब्लड। अब हम यही बातें जो हैं प्रत्येक स्लाइड में देखेंगे तो हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आते हैं हम अपना नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड पे क्या दिया गया है। ठीक है, रुधिर के दो घटक होते हैं, प्लाज्मा होता है। ठीक है, रुधिर के मैट्रिक्स को दर्शाता है। ठीक है ना? यह पारदर्शी, हल्का सा क्षारीय तथा रुधिर के आयतन का 55 से 60% भाग होता है। एग्जैक्ट डाटा 55% है इसका। इसमें जल 92% होता है और तथा ठोस जो है 8 से 9% होता है। इसके ठोस भाग में 7% प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन तथा फाइब्रिनोजिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, प्रोथ्राम्बिन होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन विशेष प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं जो आपका इम्यून सिस्टम में का पार्ट होती है और आपकी बॉडी को डिफेंस करने में हेल्प करती है। ठीक है मित्रों, तो नेक्स्ट देखते हैं। सारी बातें हम कर चुके हैं। रुधिर कणिकाएं, ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, वही जो आप फॉर्म्ड एलिमेंट बोल रहे थे यहाँ पे लिखा गया है रुधिर कणिकाएं। ठीक है ना? तो जो आप फॉर्म्ड एलिमेंट 45% पढ़े थे, 45% वो आपका यहाँ पे दिया गया है रुधिर कणिकाएं। ठीक है, ये रुधिर का 40 से 50% भाग बनाती है। एग्जैक्ट डाटा 45% है।
रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। आपने कहा रेड ब्लड कार्पसेल्स आरबीसीज, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स डब्ल्यूबीसीज, श्वेत रुधिर कणिकाएं, और इसमें आपने पढ़ा 5 बेन और ठीक है MNL मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट, और बाइसोफिल और इयोसिनोफिल किसका पार्ट था आपका? श्वेत रुधिर कणिकाओं का पार्ट था, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स का पार्ट था, जो आपने नेक्स्ट आप भी अभी थोड़ी देर पहले आप पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कहा था कि 5 होती है। ठीक है, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, तो उसमें आपने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट स्लाइड पर है, यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं, इन्हें इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। स्तनधारियों की आरबीसी केंद्रक विहीन होती है। एक्सेप्शन दिया गया है कि जो स्तनधारी हमारा ऊंट और लांबा होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है आरबीसीज में। एक जगह हमने और पढ़ा था न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। कहाँ पे पढ़ा था? अभी नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, जब पादप ऊतक पढ़ रहे थे तो सीब ट्यूब में आपने पढ़ा था वहां पे कि वहां भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो आपसे पूछता है कि ऐसी कोशिकाएं जो इन्यूक्लिएटेड होती हैं उन्हें बताइए आप, तो आपके ऑप्शन में वो देखने को मिल जाएगा। तो आप याद रखना, 2 तो आप याद ही रखना। ठीक है ना, बेसिकली आपका प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो आते हैं आपका आगे। आरबीसी का आकार कैसा होता है भैया? आरबीसी का जो आकार है वो उभयतली बाई कॉनकेव होता है। अब बाई कॉनकेव होता है तो इसका स्पेशल एडाप्टेशन है। अगर बाई कॉनकेव से बिगड़ गया तो फिर ऑक्सीजन बाइंड करने की इफिशियंसी, जो इसकी क्षमता है, वो कम हो जाती है। मान लो सिकल सेप हो गया तो आप पढ़ते हो सिकल सेल एनीमिया, तो उसकी बाइंडिंग इफिशियंसी लॉस्ट हो जाती है। यही नहीं कि जब इसका जीवन काल 120 दिन के लगभग होने लगता है तो ये क्या होती है, इसका शेप बिगड़ जाता है। तो मैक्रोफेजेज हमारे बॉडी की क्या करती हैं? फाइगोसाइटिक नेचर की होती हैं, वो भक्षण करती हैं और फिर इन कोशिकाओं का क्या कर लेती हैं? भक्षण कर लेती हैं, इन्हें खत्म कर देती हैं। बॉडी बेस्ड चीजें रखना बिल्कुल नहीं चाहती। ठीक है ना, तो अब उसका भक्षण करके उसको नष्ट कर देगी। तो बाई कॉनकेव शेप इसका बेस्ट शेप होता है, जिससे कि सरफेस एरिया ज्यादा होता है। बात समझे? और सरफेस एरिया ज्यादा होने से ये ऑक्सीजन को बाइंड करती है। ठीक है ना, इसकी जो संख्या है वो लगभग 50 लाख मिलीमीटर प्रति घन क्यूब होती है। ठीक है ना, 50 लाख से आपका 50,50,000 के लगभग होती है इसकी संख्या। ठीक है ना, आपकी पर मिलीमीटर क्यूब में। आरबीसी की संख्या का निर्धारण हीमोसाइटोमीटर द्वारा किया जाता है। महिलाओं में आरबीसी की संख्या पुरुषों से कुछ कम होती है। ठीक है, अब देखो आरबीसी, अब ये आरबीसी जो है हमारी, आपने कहा कि ये आपकी किस शेप की है? ये आपकी बाई कॉनकेव शेप की है। बाई कॉनकेव का मतलब कि आपका दोनों तरफ से एक ग्रूव गड्ढा बना रहा हो बीच में। ठीक है ना, तो अब इसमें जो है आरबीसी में हमारा होता है, आप बोलते हो कौन सी प्रोटीन होती है? आपका यहाँ पे होती है, सॉरी, ये यहाँ पे आपका होती है, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन ये आपका, इसमें जो है हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट होते हैं। हीमोग्लोबिन में एक पार्ट होता है हीम और दूसरा पार्ट होता है ग्लोबुलिन। ठीक है ना, ग्लोबुलिन। ठीक है, हीम जो है आपका, ये आपका आयरन कंटेनिंग पार्ट है और ग्लोबुलिन आपका जो है ये प्रोटीन है। ठीक है, ये आपका जो है ये आपकी प्रोटीन है। ठीक है, ये आपकी प्रोटीन होती है। तो ये यहाँ पे 2 चेन होती है अल्फा सब यूनिट की और 2 चेन होती है बीटा सब यूनिट की। तो यहाँ पे टोटल मिला करके 4 चेन होती है। अब बात समझ गए? ये एक हीमोग्लोबिन होता है जिसमें 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है और हीम पार्ट होता है आयरन। और यही जो आयरन पार्ट है हमारा, ये आयरन इसी से आकर के बाइंड करता है क्या? हमारा ऑक्सीजन। और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से, ये 4 है तो 4 हमारा हीम पार्ट भी होता है। तो एक आपका हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन बाइंड करते हैं। ठीक है,
और जो बाइंडिंग करने की इफिशियंसी है इसकी वो एलोस्टेरिक होती है। पहला ऑक्सीजन बाइंड करेगा जब इस आयरन से बंधेगा तो दूसरे ऑक्सीजन के बंधने की क्षमता और तेज हो जाती है दूसरे ऑक्सीजन से, तीसरे की और फास्ट होती है और चौथे की और फास्ट होती है। जैसे किसी एक घर में कोई सर्विस पा जाए तो बाकी के सर्विस पाने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कि पहला ऑक्सीजन धीरे बाइंड करेगा, दूसरा और तेज बाइंड करेगा, तीसरा उससे भी तेज और चौथा उससे भी तेज बाइंड करेगा। तो एक हमें जो बाइंडिंग कर्व है वो सिग्मोइडल कर्व मिल जाता है। बात समझ रहे हैं ना, सिग्मोइडल कर्व मिलता है हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन का। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा बातें हैं, आप जानोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो ठीक है, ये बात थी। अब आरबीसी की संख्या अगर ज्यादा हो जाए तो इस बीमारी को, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। बात समझे? आरबीसी की संख्या अगर सामान्य स्तर से ज्यादा हो जाए तो हम इसको पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। इस सामान्य स्तर से ज्यादा हो जाए, कभी कभी ज्यादा होती है। जैसे मान लो आप पहाड़ों पे चले गए हो तो वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, जो आंशिक दबाव है वो कम होता है, तो वहां पे होती है एल्टीट्यूड सिकनेस। तो आप ऑक्सीजन की कमी महसूस करते हो तो बॉडी या तो ऑक्सीजन ज्यादा मिले या फिर आरबीसी का नंबर इतना बढ़ा ले कि जो कम ऑक्सीजन है उन्हें प्रॉपर पकड़ के आपकी बॉडी तक पहुंचा सके। तो फिर वहां पे पूरा हार्मोन की सिग्नलिंग चलती है, आपका एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आता है, इरिथ्रोपाइसिस को इंड्यूस करता है, बढ़ाता है। हमारी बॉडी में सेंसर होते हैं, बैरोरिसेप्टर होते हैं जो महसूस करते हैं हमारी बॉडी में दबाव को। बैरोरिसेप्टर का मतलब जो प्रेशर को सेंस करे। तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है तो बैरोरिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं और वो फिर हार्मोन रिलीज करते हैं बॉडी में, जो इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोसाइट बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देता है, जिससे आरबीसी का नंबर ज्यादा हो जाता है। आप देखे होंगे जो पहाड़ों पे लोग पाए जाते हैं उनके शरीर का रंग जो है वो चेहरा बिल्कुल लाल दिखता है हमें। ठीक है ना, तो ये आपकी बात होती है। आजकल तो एक क्रीम आती है, क्या बोलते हैं उसको, नो स्केयर, तो वही लगा के लोग लाल हो रहे हैं। कंफ्यूज मत होना, वो धूप लगने के बाद में चेहरा लाल कर ही देती है, तो उसका कोई रोल नहीं है कि इनकी बॉडी में इरिथ्रोपोइसिस बढ़ गया है। वो कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, वो क्रीम का कमाल है। ठीक है ना, तो ये आपकी बात हो गई पॉलीसाइथीमिया की। ठीक है, तो अब देखो, एक अप टू सर्टेन लेवल, एक स्तर तक ही बढ़ना है। अगर ज्यादा आरबीसी बढ़ जाएगी तो ब्लड हमारा गाढ़ा हो जाएगा, और जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एक निश्चित मात्रा तक ही ये लेवल हमारा बढ़ता है एल्टीट्यूड सिकनेस होने पर। ठीक है ना, तो ये बात हो गई किसकी? हमारी रेड ब्लड कार्पसेल की, आरबीसी की। ठीक है, थोड़ी बातें और इसके बारे में है हमारा नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो ये इसका सिंथेसिस कहां पे होता है ये हम देख ले रहे हैं। ठीक है ना, गर्भस्थ शिशु में आरबीसी का निर्माण यकृत एवं प्लीहा में होता है। ठीक है ना, और उसके पहले जब यकृत और प्लीहा नहीं बन रहा होता है तो यॉर्क सैक में होता है हमारे ब्लड का निर्माण। ठीक है, हेमेटोपोइसिस, आपका एरिथ्रोपोइसिस कहाँ चल रही होती है? यॉर्क सैक में, फिर लिवर और स्प्लीन में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और जब मैच्योर हो जाता है, आपका एक एडल्ट बन जाता है, तब ये प्रोसेस कहाँ शिफ्ट हो जाती है? अस्थि मज्जा में शिफ्ट हो जाती है ये प्रोसेस। ठीक है ना, क्योंकि इसका जो घर है, इसका जो हाउस है, इसका जो बनने का मैन्युफैक्चरिंग गोदाम है, वो कहाँ होता है? आपका प्रोसेस होने का अस्थि मज्जा होता है। और जब तक नहीं बना होता है तो ये प्रोसेस कहां पे आपकी शिफ्ट रहती है? यकृत, प्लीहा और यॉर्क सैक में रहती है। तो इसका निर्माण आपका अब बड़े होने के बाद, एडल्ट होने के बाद, आपका किशोर होने के बाद ये अस्थि मज्जा में बनने लगती है। अस्थि मज्जा समझ रहे हैं ना? आपका बोन मैरो, कोई भी हड्डी जो होती है, ये आपका मोटा वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे ढेर सारी सेल्स होती हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ढेर सारी सेल्स होती हैं। ठीक है, बोन मैरो में, और यहाँ पे ढेर सारी स्टेम सेल्स होती है जो हिमेटोपोइसिस करवाती है, जिससे कि आपका वो डिफरेंशिएट होती रहती है और उससे ब्लड सेल्स बनती रहती हैं। बात समझ आई? क्लियर है? अब उसके बाद में
ये स्टोर कहाँ हुआ, कह रहा है कि स्प्लीन में स्टोर हुआ। अब जो आते हैं, जो बूढ़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, स्प्लीन में आए और फिर जो खराब हो गई हैं सेल, जिनका जीवन काल पूरा हो चुका है, डैमेज्ड सेल्स हैं, तो उन्हें नष्ट करने का कार्य कहाँ होगा, प्लीहा में नष्ट करने का कार्य किया जाएगा। इसीलिए इसको हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। किसको बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं। बात समझे। आपने देखा कि होती कैसी है आरबीसी, कैसा शेप होता है, काम क्या करता है, क्या क्या होता है आरबीसीज में, ठीक है ना। और ठीक है, उसके बाद में आपने कहा कि जो ये बनेगा कहाँ पे बन रही है, नष्ट कहाँ पे हो रही है, आपने सारी चीजें पढ़ी। आप बोल रहे हो कि आरबीसी का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको कि ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। अगर यही ऑक्सीजन सॉरी यही आपका हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ जाए, CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाए, तो जब सिगरेट पीते हैं लोग तो वहां पे रिलीज होती है गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आपका फॉसिल फ्यूल जल रहे हैं वहां रिलीज होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के बढ़ने की क्षमता 200 गुना ज्यादा होती है ऑक्सीजन की तुलना में। मतलब कि अगर ऑक्सीजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड 200 गुना ज्यादा तेजी से जाकर के बंधेगा हीमोग्लोबिन के साथ। तो अब भाई ऑक्सीजन आपकी बॉडी को नहीं मिलेगी, तो वही सिगरेट पीते ही दिमाग भन्नाने लगता है, ठीक है ना। तो ये बात है आपका नशा करने वालों के लिए। HB और CO, अब इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को तो नाम दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लेकिन इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम देते हैं हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बंधने को, ठीक है। कुछ ऑक्सीजन, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के साथ होता है। तो जब हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में जुड़ते हैं तो इसको हम नाम देते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। बात समझ गए, तीन बातें हैं यहाँ पे और तीनों क्वेश्चन है अपने आप में। जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं हम इसको। तो ठीक है, ये इतनी बातें हमने इसके बारे में कर ली हैं, ठीक है, इतनी बातें हमने इसके बारे में कर ली हैं, ठीक है ना। तो ये आपका लगभग ये आपका खत्म हुआ आरबीसी। तो ठीक है, ये आरबीसी के बारे में बहुत बातें हमने जान ली। नेक्स्ट आते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स आप पढ़ने चल रहे हो और इसको आपने कहा था कि इन्हें ल्यूकोसाइड भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें 5 तरह की सेल्स होती हैं। आइए देखते हैं। यह आरबीसी से बड़ी तथा, या आप बोल रहे हो कि यह आरबीसी से बड़ी तथा रंगहीन केंद्रक युक्त होती हैं। इंपॉर्टेंट बात, केंद्रक युक्त होती हैं। इनके केंद्रक में पॉलीमार्फिज्म पाया जाता है, अलग अलग टाइप का केंद्रक होता है। मानव के रुधिर में 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब WBC उपस्थित होती है। WBC का प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। इसलिए इन्हें शरीर के सिपाही कहा जाता है, शरीर का सिपाही कहा जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र में लड़ने में जो भी डिफेंस में काम देगा उसको सिपाही बोलते हैं हम, ठीक है। तो कह रहे हैं कि WBC मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, कणिकामय और अकणिकामय। जिनमें आपका ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कणिकामय, जिनमें ग्रेन्यूल्स कणिकाएं नहीं पाई जाती उन्हें हम बोलते हैं अकणिकामय। तो कणिकामय में 3 आ जाती है, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। तो आप शॉर्टकट में आप बोल सकते हो कि आप इन्हें बोल सकते हो बेन, ठीक है। कणिकामय कौन होता है, बेन, बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स। अकणिकामय में आप क्या बोलते हो, ML, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। ML, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती। हमने सबका क्या पढ़ा है, हमने सबका पढ़ लिया है फंक्शन क्या क्या होता है,
आपकी स्लाइड से, ठीक है। आपकी प्लेटलेट भी पाई जाती है, ये प्लेटलेट केवल स्तनधारियों में पाई जाती है, ठीक है। बोल रहा है कि ये प्लेटलेट कहाँ पाई जाएगी, स्तनधारियों में पाई जाएगी। इन्हें हम क्या नाम देंगे, थ्रोम्बोसाइट भी नाम देते हैं, ठीक है। ये भी केंद्रक रहित होती हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, अनियमित होती हैं, गोल या अंडाकार होती हैं, शेप निश्चित, इसका आकार निश्चित नहीं है। इसकी जो संख्या है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन मीटर होती है। इनका जीवन काल लगभग 1 सप्ताह का होता है, ठीक है। ये रुधिर का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, और आपका डिफेंस सिस्टम में भी मदद करते हैं। तो वो जो हमारी सेल्स बन रही थी 3 टाइप की, एरिथ्रोसाइट बन रहा था, आपका WBCs बन रही थी और प्लेटलेट्स बन रही थी, तो उनके लिए एक कॉमन सेल होती है स्टेम सेल, और इस स्टेम सेल से ही आपका 3 अलग अलग टाइप की सेल्स बन रही थी। आपका बन जा रहा था एरिथ्रोसाइट बन रही थी, ठीक है ना, आपका एरिथ्रोसाइट बन जा रहा था, आपका प्लेटलेट्स बन जा रही थी और आपका WBCs बन जा रही थी, ठीक है। आपका WBCs बन जा रही थी। तो ये स्टेम सेल डिफरेंशिएट होकर के इन सब का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी रुधिर के बारे में। आपने रुधिर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, रुधिर वर्ग। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप। बहुत सुना होगा नाम ब्लड ग्रुप के बारे में आपने, कि आपका A है, B है, ठीक है, AB है या O ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो ब्लड ग्रुप है ये आपका सबका अलग अलग टाइप का होता है, मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। आप बोलते हो और भी बहुत सारे टाइप के ब्लड ग्रुप खोजे गए हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप की है, ठीक है। तो आपका जिन्होंने पहले स्टार्ट किया पढ़ना उन्हें हम बोलते हैं जनक। तो इसलिए कि आपका रुधिर वर्ग का जो जनक है हमारे कौन है, कार्ल लैंड स्टीनर। जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा बोलते हैं कि हमारे ब्लड वर्ग के जनक कौन है, कार्ल लैंड स्टीनर। रुधिर वर्ग के 4 होते हैं, A हो गया, B हो गया, AB और O हो गया, ठीक है। जिनमें से आप बोलते हो AB तथा O वर्ग की खोज लैंड स्टीनर ने की, जबकि AB जो ब्लड ग्रुप है हमारा, इसकी खोज किसने की, डिकास्टेलो तथा स्टर्ले ने की 1902 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी जान गए कि AB ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, ठीक है। जिसमें से आप बोलते हो कि AB वर्ग जो है हमारा सर्वग्राही होता है, O वर्ग हमारा सर्वदाता होता है, ठीक है ना। और उसके बाद में एक साइंटिस्ट है हमारे ब्लंडेल, जिन्होंने 1825 में रुधिर आधान की तकनीक खोजी, ठीक है ना। ये आप सन पर मत जाइएगा, सन में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। आइए आते हैं हम अपना देखते हैं रुधिर वर्ग। इसमें कौन सा प्रतिजन, किस रुधिर वर्ग में कौन सा प्रतिजन होता है, कौन सा प्रतिरक्षी होता है, कौन सा रुधिर वर्ग किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति को दिया जा सकता है, वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा रुधिर वर्ग A है, इस पर जो प्रतिजन होता है वो A होता है और इस पर जो प्रतिरक्षी होता है वो B होता है। रुधिर वर्ग A और B, ठीक है, ये जो A है हमारा किसे दिया जा सकता है, A और AB को दिया जा सकता है। और ग्रहण किसका कर सकता है, ये O और A ब्लड ग्रुप का ब्लड आपका ग्रहण कर सकता है। बी के केस में जब हम देखते हैं तो इस पर जो उपस्थित एंटीबॉडी है वो आपका B है और इसका जो एंटीजन है वो कौन सा है, A है। ये जो प्रतिजन इस पर B होगा, प्रतिरक्षी A होगा, और ये ब्लड ग्रुप हमारा दिया जा सकता है B ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को और AB ब्लड के ग्रुप के व्यक्ति को, ठीक है। ये ग्रहण किसका कर सकता है, ये O ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकता है और B ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकता है। O और B का रक्त ये ग्रहण कर सकता है। AB ब्लड ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रतिजन A और B होता है और यहाँ पे कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता, ठीक है। और ये दिया जा सकता है किसको, केवल AB ब्लड ग्रुप को, ठीक है। और ले किसका सकता है, सबका ले सकता है ये
चाहे जो भी दे इसको सबका ब्लड ग्रुप ये ले सकता है। ठीक है, और आपका ओ ब्लड ग्रुप, यहाँ पे कोई प्रतिजन नहीं होता और यहाँ पे जो प्रतिरक्षी है वो ए और बी होता है। और ये दिया जा सकता है किसको, ये सर्वदाता है, आप जानते हैं ओ ए बी को दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये ग्रहण किसका कर सकता है, केवल और केवल ओ का ग्रहण कर सकता है। अब मित्रों बात ये है कि ये ले रहा है आपका, आप ब्लड ग्रुप दे रहे हैं, आप ब्लड ग्रुप ले रहे हैं। अब ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है वो बात थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो निर्धारित होता है जीनोटाइप से, कि आपका उस व्यक्ति का जीनोटाइप कैसा है। तो जो हमारा जीन होता है ब्लड ग्रुप बनाने के लिए वो उपस्थित रहता है 9 नंबर गुणसूत्र पर। कहाँ पे, 9 नंबर के गुणसूत्र पर हमारा उपस्थित रहता है रक्त समूह निर्धारण करने का जीन। ठीक है, और उसके लिए आपका जो कोई भी ये ब्लड ग्रुप बनाना है तो एक बेसिक चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। आप सिंपली कह सकते हो कि इस जीन को जो होता है हमारा, हम क्या बोलते हैं, एच जीन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से हमारा ब्लड ग्रुप बनता है। बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आज के बाद, कभी बिल्कुल ब्लड ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस थोड़ा साथ चलिए, गारंटी करता हूँ कि तुरंत क्लियर होगा। देखो 9 नंबर गुणसूत्र पर है आपका एच जीन। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है, जो हमारा ये ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, तो किसी भी ब्लड ग्रुप को बनने के लिए 4 चीजें जरूरी होती हैं। जैसे आपका आरबीसी हो गया, ठीक है, आरबीसी मान लो कि ये आपका आरबीसी है इसका, ये आरबीसी है इसका, ये आरबीसी है इसका, ये आरबीसी है इसका। ठीक है, अब जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप होता है, यहाँ पे किसी भी ब्लड ग्रुप के निर्धारण के लिए ऑलिगोसैकेराइड जिम्मेदार होते हैं, ऑलिगोसैकेराइड। ठीक है, तो ये ऑलिगोसैकेराइड में क्या होता है, दो होता है फ्रक्टोज, ठीक है, प्लस एक होता है, प्लस आपका एक होता है फ्यूकोज, और प्लस एक होता है आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ये जो है ये 4 चीजें, 2 फ्रक्टोज, 1 फ्यूकोज और आपका एक एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये 4 चीजें सभी ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होती है। चाहे वो ए ब्लड ग्रुप हो, चाहे वो ए बी ब्लड ग्रुप हो, चाहे बी ब्लड ग्रुप हो, चाहे ओ ब्लड ग्रुप हो। ठीक है, तो अगर केवल और केवल यही 4 चीजें हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप होता है ओ। बात समझे, आपने कहा कि यहाँ पे कोई भी प्रतिजन नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक ऑलिगोसैकेराइड है, 2 फ्रक्टोज, 1 फ्यूकोज और 1 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होता है। तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप बनता है वो ओ ब्लड ग्रुप होता है। क्लियर हुआ। अब अगर इसमें 2 फ्रक्टोज, 1 फ्यूकोज और 1 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन में एक हमारे पास जुड़ जाता है, इस बेसिक थिंग्स में ओ ब्लड ग्रुप पर आ जाते हैं। यहाँ पे अगर 2 आपका हो जाए फ्रक्टोज, ठीक है, और 1 आपका फ्यूकोज और प्लस आपका एन एसिटाइल, यहाँ इसको ग्लूकोसामाइन है, ये हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। और अगर इसी के साथ जो हमारा मेन है, जो हमारा डिसाइड करेगा ब्लड ग्रुप, अगर इसी के साथ हमारा, और ब्लू कलर लेते हैं, इसी के साथ हमारा जुड़ जाए एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन लिख रहा हूं मैं, यहाँ ग्लूकोसामाइन है, ठीक है। तो अगर आपका 2 फ्रक्टोज, 1 फ्यूकोज, 1 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, बिल्कुल रॉ, बिल्कुल आप समझ रहे हैं ना कि आपका बिल्कुल आप ये
ठीक है, मैं पहले ही बोला था ये H चेन हो गई आपकी, ये इसमें 2 फ्रक्टोज है, एक फ्यूकोज है, एक एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन है। सेम थिंग यहाँ भी ऐसे ही है, एक ये इतना पोर्शन आपका 2 फ्रक्टोज, एक फ्यूकोज और एक एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन है। तो ये आपका बिल्कुल सेम चीज यहाँ भी रहेगी, बट एडिशनल क्या आ रहा है, एनेसिटाइल गैलेक्टोसामाइन आ रहा है। तो इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, मान लो हमने इसके साथ एनेसिटाइल गैलेक्टोसामाइन जोड़ दिया। तो भाई देखो हम क्या जोड़ रहे हैं इसके साथ, एनेसिटाइल गैलेक्टोसामाइन जोड़ रहे हैं। तो ये आपका ब्लड ग्रुप हमारा क्या हो गया, ए ब्लड ग्रुप हो गया। बी के केस में क्या होगा, चीजें सारी सेम यही रहने वाली हैं, जो आपका 2 फ्रक्टोज यहाँ भी रहने वाला है, ठीक है, 2 फ्रक्टोज यहाँ भी रहने वाला है, और एक फ्यूकोज यहाँ भी रहने वाला है, एक एन एसिटाइल आपका ग्लूकोसामाइन यहाँ भी रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे और साथ ही साथ यहाँ पे जुड़ेगा क्या, एक एडिशनल फ्रक्टोज। ये बात हमें याद रखनी है, यहाँ पे एक एडिशनल फ्रक्टोज और जुड़ जाएगा, प्लस फ्रक्टोज, एक एडिशनल फ्रक्टोज, एक्स्ट्रा फ्रक्टोज जुड़ जाएगा। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा हमारा बी। और ए बी के केस में, ए बी के केस में भी सेम यही रहने वाला है, और बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ पे हमारा दोनों प्रेजेंट रहने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा दोनों प्रेजेंट रहने वाले हैं, ए का भी और बी का भी। ओ के पास कुछ नहीं है, तो ये डिसाइड करते हैं हमारा क्या, ब्लड ग्रुप ए और बी, ए बी और ओ। तो इसके लिए एलील जो जिम्मेदार होता है, क्या एलील हो सकता है ए ब्लड ग्रुप का, तो ए ब्लड ग्रुप का एलील हमारे पास हो सकता है कि पेरेंटिस का, ये जो इंडिविजुअल ए ब्लड ग्रुप बनेगा तो हो सकता है आई ए हो और स्मॉल आई हेटेरोजाइगस हो, या फिर हो सकता है कि आपका ये ब्लड ग्रुप हो। इसका क्या हो सकता है, इसका ब्लड ग्रुप हो सकता है या फिर ये आई बी स्मॉल आई हो, या फिर आई बी हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे आई ए हो और आई बी हो, ये स्मॉल आई और ये स्मॉल आई, ठीक है। ये आपका ब्लड ग्रुप इस तरह से डिसाइड होता है। यहाँ पे कोई भी आपका प्रतिरक्षी ये चीजें एडिशनल चीजें नहीं होंगी ओ ब्लड ग्रुप में, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। क्रोमोसोम नंबर 9 पे ब्लड ग्रुप डिसाइड करने का जीन होता है, जो ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए जिम्मेदार होता है मित्रों। अब उसके बाद में यहाँ पे एक बेसिक आपका ओलिगोसैकेराइड होता है, जो सारे ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होता है। वो होता है 2 फ्रक्टोज, एक फ्यूकोज और एक एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और ये चीजें सब में सारे ब्लड ग्रुप में होंगी। अब निर्धारण किससे होगा कि अगर आपका इस एच चेन में 2 फ्रक्टोज, एक फ्यूकोज, एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन में एनेसिटाइल गैलेक्टोसामाइन जुड़ जाता है तो हो गया ए ब्लड ग्रुप, और इसमें अगर एक फ्रक्टोज चेन एक्स्ट्रा जुड़ जाती है तो हो गया बी ब्लड ग्रुप। अगर दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, दोनों लगे रहते हैं। और अगर कोई नहीं है तो फिर आपका ओ ब्लड ग्रुप होता है। इसलिए ओ जो है कुछ नहीं है इसके पास, तो ये किसी को भी दे सकता है, लेकिन अगर इसको एडिशनल हमने दे दिया, ए चढ़ा दिया, तो एंटीजन आ जाएगा, आपका ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा, फिर रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका रक्त आधान। तो ये रिएक्शन कर लेते हैं बेटा, ये इधर उधर करके, तो ये आपका ब्लड ग्रुप चढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब देखिए, एक होता है आरएच फैक्टर, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। आरएच फैक्टर जो होता है रिसस फैक्टर बोलते हैं हम, ठीक है। रिसस मंकीज में डिस्कवर किया गया था। तो एक तरह की प्रोटीन होती है जो प्रेजेंट रहती है हमारी आरबीसी की सेल सरफेस पे, जो डिसाइड करती है अगर वो प्रोटीन प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं आरएच पॉजिटिव, और अगर वह प्रोटीन एब्सेंट है तो हम बोलते हैं आरएच निगेटिव, ठीक है। जैसे कि हमारा ये एक्स्ट्रा चीजें आ रही थी, एनेसिटाइल गैलेक्टोसामाइन आ गया, फ्रक्टोज एक एक्स्ट्रा आ गया, तो ये एक्स्ट्रा चीजें, वैसे ही आरएच फैक्टर एक एक्स्ट्रा प्रोटीन होती है जो आपका ब्लड ग्रुप पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। देखो, पॉजिटिव और निगेटिव का जो सेंस है वो बोला जाएगा आरएच के केस में। यहाँ पे बोला जा रहा है ए बी और ओ ए बी बोला जा रहा है यहाँ पे, लेकिन जो पॉजिटिव और निगेटिव का रेफरेंस है वो हम देंगे आपका आरएच फैक्टर की प्रेजेंस में। अगर आरएच फैक्टर, आपने कहा कि आरएच फैक्टर क्या होता है, आरएच फैक्टर आपका एक स्पेशल प्रोटीन होती है जो आपका आरबीसी की मेम्ब्रेन पर पाई जाती है,
ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं RH पॉजिटिव। मान लो मैं इसको येलो कलर से ले रहा हूं, ले रहा हूं, वो प्रोटीन है और इस आरबीसी पर, ए ब्लड ग्रुप की आरबीसी पर वो प्रेजेंट है। ये प्रोटीन हो गई यहां पे प्रेजेंट है, तो इस ब्लड ग्रुप को अब हम बोलेंगे RH पॉजिटिव। और अगर ए ब्लड ग्रुप है वहां पे, ये हमारा आरबीसी ए ब्लड ग्रुप ही है और ये मान लो ये हो गया और ये आपका ए ब्लड ग्रुप हो गया, और यहाँ पे ये RH पॉजिटिव प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है, ये प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा कैसा ब्लड ग्रुप है, ये RH निगेटिव है। बात समझ आई कि RH फैक्टर जो है एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है, अगर वह आपका ब्लड ग्रुप पर प्रेजेंट है तो हम उसको आरबीसीज पर प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं RH पॉजिटिव, और अगर ये आपका नहीं प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं RH निगेटिव, या फिर बोलते हैं A पॉजिटिव, या फिर हम बोलते हैं A निगेटिव। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो सिंपली आप बोल दोगे कि ये कैसा ब्लड ग्रुप है, A पॉजिटिव है। ये आपका अगर यहाँ नहीं है तो आप क्या बोल दिए, A निगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव जो टर्म यूज किया जाता है वो यूज करते हैं हम RH फैक्टर की प्रेजेंस को बताने के लिए। बात समझ आई, क्लियर हुआ? तो ये बात थी RH फैक्टर की। नेक्स्ट स्लाइड में RH फैक्टर आपका और भी ज्यादा बातें बताई गई हैं, तो हम वहां चलते हैं, देखते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये RH फैक्टर, RH कारक की खोज लैंडस्टीनर तथा वीनर ने सन 1940 में रिसस बंदर में की थी। ठीक है, तो रिसस फैक्टर क्या होता है हमारा? रिसस फैक्टर जो है वो एक विशेष प्रकार की आपकी प्रोटीन होती है। ठीक है, रिसस फैक्टर जो है हमारा, ये RH कारक एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो आपका ब्लड ग्रुप पे प्रेजेंट होता है, तो हम बोलते हैं ये पॉजिटिव है। मान लो A ब्लड ग्रुप है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि मान लो ये आपका A ब्लड ग्रुप है, तो कलर वही सेम चूज करते हैं जो चूज किए थे। ठीक है, कलर हम वही सेम चूज करते हैं जो वहाँ किए थे। मान लो ये आपका एक ब्लड ग्रुप है और यहाँ पे A ब्लड ग्रुप है, और मैंने कहा था कि मान लो आपका RH फैक्टर एक पीला कलर का यूज किया था, ये RH फैक्टर है। तो अब ये ब्लड ग्रुप क्या था हमारा, ये ब्लड ग्रुप हमने क्या यूज किया था कि ये हमारा ब्लड ग्रुप A है, तो अब ये क्या हो जाएगा, A पॉजिटिव। और अगर मान लो कि हमारा ब्लड ग्रुप ये A है, ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारा ये RH फैक्टर नहीं है, तो ये ब्लड ग्रुप हमारा हो जाएगा A निगेटिव। ये ब्लड ग्रुप हमारा हो जाएगा A निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव जो है वो RH फैक्टर की वजह से होता है। ये पीला वाला जो पार्ट है ये है आपका RH फैक्टर। ठीक है, बात समझ आई? अब आगे जो हमें जरूरी है वो बात आते हैं। वे जीन जो RH कार्य को नियंत्रित करते हैं कायिक गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। अच्छी बात है। ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम दो टर्म होता है, तो 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं, एक जोड़ी जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम वह होता है जो लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है, और ऑटोसोम वह होते हैं जो लिंग निर्धारण में कोई रोल अदा नहीं करते, उनका कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH निगेटिव स्त्री का विवाह सही नहीं है, क्योंकि इसके कारण होने वाला प्रथम जन्म सुरक्षित होता है जबकि दूसरा घातक होता है। इस रोग को गर्भ रक्ताणु रोकता है के नाम से जानते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। इसके बारे में हम आते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, अब अगर कह रहा है कि RH पॉजिटिव पुरुष, ठीक है, ये बोल रहा है RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH निगेटिव स्त्री, तो मान लीजिए कि आपका ये मान लीजिए आपका RH पॉजिटिव पुरुष है, ठीक है, और ये आपकी, देखो महिला पर बच जाना, महिला डेंजर होती ही हैं। ठीक है, ये इसके लंबे लंबे बाल हो गए। ठीक है, अब ये क्या है, आप बोल रहे हो कि ये RH पॉजिटिव है और ये कैसी है, RH निगेटिव है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को। ये RH पॉजिटिव मेल हो गया, ये RH निगेटिव फीमेल हो गई। ठीक है, अब देखो ये प्रेग्नेंट हुई, और ये जो प्रेग्नेंट होगी तो फिर इसका जो बच्चा होगा, इट मे बी दैट ये पापा वाला क्या हो जाए, RH पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि ये तो RH निगेटिव है, लेकिन इन दोनों का जो बेबी होगा वो हो सकता है
कि वो क्या हो, इनका जो बेबी है, इनका जो बेबी पेट में पल रहा है वो हो सकता है कि आपका RH पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना। इसका जो बेबी है, बेबी वो कैसा हो जाए, RH पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि पापा वाला जीन ट्रांसफर हो जाए। तो जब पापा वाला जीन ट्रांसफर हो जाएगा तो बच्चा क्या हो जाएगा हमारा, तो बच्चा हमारा क्या हो जाएगा, बेबी हमारा RH पॉजिटिव, ठीक है। देखो माँ निगेटिव है, पापा पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा पॉजिटिव हो सकता है। अगर मान लो कि बच्चा पॉजिटिव हो गया तो अब ये बच्चा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये बच्चा पेट में पल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, जब पहली प्रेगनेंसी होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चा पेट में पल रहा है। ड्यूरिंग डिलीवरी, जब बच्चा पैदा होता है तो डिलीवरी के दौरान इसका जो RH पॉजिटिव ब्लड है ये लीक करके माँ के ब्लड में जा सकता है। बात समझना मेरी, ये लीक करके माँ के ब्लड में प्लेसेंटा को क्रॉस करता हुआ जा सकता है। तो फिर वहां क्या होगा कि ये पॉजिटिव के खिलाफ ये जो माँ निगेटिव थी, ये इस RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी और वो एंटीबॉडी स्टोर रहेगी ब्लड में। जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो वो एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में जा सकती है। तो अब जा करके क्या करेगी, वो बच्चे के इरिथ्रोसाइट्स को तोड़ देगी। तो अब बच्चा एनीमिक हो जाएगा, बॉडी पेन होगा बच्चे को, रक्त की कमी हो जाएगी बच्चे के अंदर। सेकंड जो आपका बेबी पेट में पल रहा है उसको, पहले पर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले पर कोई दिक्कत नहीं थी, RH पॉजिटिव था तो उसका जो कुछ ब्लड था वो लीक करके माँ के ब्लड में गया प्लेसेंटा को क्रॉस करके। तो माँ ने क्या किया, वहां पे डेवलप किया एंटीबॉडी, किसके खिलाफ, RH पॉजिटिव के खिलाफ। तो वो एंटीबॉडी प्रेजेंट रही, सेकंड प्रेगनेंसी हुई तो वो एंटीबॉडीज आपकी क्रॉस करके गई और बच्चे के ब्लड की RBCs को तोड़ने लगी। तो बच्चे के अंदर एनीमिया हो जाएगी और फिर बच्चे को, इस बीमारी को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के नाम से जाना जाता है। ये बात थी बच्चों आपका RH फैक्टर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट भाई अब आपका ये इतना था ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो हमने ब्लड ग्रुप कर लिया पूरा, आपके सारे ब्लड के कंपोनेंट पढ़े, ब्लड ग्रुप पढ़ा, RH फैक्टर पढ़ा, ठीक है। तो आप, आई होप कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो हम आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना जो डाउट है, जो कमियां हैं वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि बच्चे का और जो टीचर का जो रिलेशन होता है शायद वो डॉक्टर और पेशेंट की तरह होता है। जब तक आप अपनी बीमारी बताएंगे नहीं कि हमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये तो मोनोलॉग चल रहा है, डायलॉग चलेगा तब दिक्कत समझ आएगी। थैंक यू बच्चों।